कभी सोचा है कि क्या एक अकेला इंसान सच में पूरे समाज को बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी जानेंगे जिनका नाम था ज्योतिराव फुले। और यही सवाल ज्योतिराव फूले की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। सोचिए, एक ऐसी जाति में पैदा होना जिसे निचली कहा जाता था। उन्हें उन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और फिर भी उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये तो फूले की पूरी क्रांति का कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है। वो समझ गए थे कि असली बदलाव वो तलवार से नहीं आता, वो आता है ज्ञान से, एक ऐसी समझ से जो सच और झूठ में फर्क करना सिखा दे। तो किसी भी क्रांतिकारी को समझने के लिए, है ना, सबसे पहले उस दुनिया को समझना पड़ता है जिससे वो लड़ रहे थे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि 19वीं सदी का पुणे आखिर था कैसा। देखिए, उस जमाने में पुणे पर पेशवाओं का राज था और समाज का जो ढांचा था ना, वो बहुत ही ज्यादा कठोर था। ब्राह्मणों का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता था, और वहीं समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिन्हें शूद्र या अतिशूद्र कहा जाता था, उन्हें तो बुनियादी इंसानी सम्मान तक नहीं दिया जाता था। बस एक पल को सोचकर देखिए, इन नियमों के साथ हर दिन जीना कैसा होता होगा। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये तो इंसान होने के वजूद को ही नकारने जैसा था। महार और मांग जैसी जातियां जिन्हें अछूत माना जाता था, उन्हें हर रोज इन अपमानजनक नियमों को मानने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था को कोई चुनौती देता भी तो कैसे? फूले के लिए इसकी शुरुआत एक व्यक्तिगत अपमान से हुई। तो फूले माली समुदाय से आते थे, जिन्हें शूद्र माना जाता था, मतलब समाज की सीढ़ी में सबसे नीचे। उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई भी की थी, लेकिन 1848 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे, और वहां दूल्हे के घरवालों ने उनकी जाति को लेकर उनका अपमान किया। उनसे कहा गया कि एक शूद्र को इस रस्म में शामिल नहीं होना चाहिए। बस उस एक अपमान ने उन्हें जाति व्यवस्था की जो क्रूर सच्चाई थी उससे रूबरू करा दिया। और बस उसी दिन ज्योतिराव फूले एक आम इंसान से एक क्रांतिकारी बन गए। तो इस अन्याय का जवाब फूले ने हिंसा से नहीं दिया, उनका जवाब था ज्ञान। उन्होंने माना कि अगर आज़ादी पानी है तो उसका सबसे ताकतवर हथियार है शिक्षा। साल था 1848, याद है? ये वही साल था जब उस अपमान ने एक एक्शन को, एक कार्रवाई को जन्म दिया। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया, और फिर पति पत्नी ने मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। सोचिए, और इसी के साथ सावित्रीबाई फुले बनी भारत की पहली महिला टीचर। ये कदम उस जमाने में वाकई एक क्रांति ही था। अब देखिए, फुले के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं था। वो इसे कहते थे तृतीय रत्न, यानी तीसरी आंख। एक ऐसी नज़र, एक ऐसी समझ जो लोगों को ये पहचानने की ताकत दे कि उन पर जुल्म क्यों हो रहा है, और फिर उसे चुनौती देने की हिम्मत दे। फुले सिर्फ सोचते नहीं थे, वो करते भी थे। एक सच्चे कर्मयोगी, और उनके काम उनके शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर थे। मिसाल के तौर पर 1868 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने घर का कुआं उन जातियों के लिए खोल दिया जिन्हें अछूत माना जाता था। ये वो जमाना था जब उनके साथ पानी पीना तो दूर, पानी शेयर करना भी पाप था। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वो समानता को सिर्फ मानते नहीं, जीते थे। और उनका संघर्ष सिर्फ जाति तक ही नहीं रुका। 1863 में उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। ये क्या था? ये एक सुरक्षित जगह थी जहां विधवाएं समाज के डर के बिना अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी। इससे कितने ही नवजात बच्चों की जान बची होगी। अब अपने इस काम को एक आंदोलन का रूप देने के लिए उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज बनाया, मतलब सत्य की खोज करने वालों का समाज। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, उन सभी लोगों के लिए बराबर के अधिकार हासिल करना जिन्हें सदियों से दबाया गया था। तो इस समाज के लक्ष्य क्या थे? बिल्कुल सीधे और साफ। पहला, निचली जातियों और महिलाओं के लिए बराबरी का हक। दूसरा, शादी ब्याह जैसे धार्मिक कामों में ब्राह्मण पुजारियों की जो जरूरत थी उसे खत्म करना। तीसरा, तर्क वाली सोच को बढ़ावा देना। और चौथा, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का जड़ से विरोध करना।
तो ज्योतिराव फुले का काम सिर्फ 19वीं सदी तक ही नहीं सिमटा। उनकी जो विरासत है वो आज भी मॉडर्न इंडिया पर बहुत गहरा असर डालती है। उनके असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय संविधान बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वो फूले को बुद्ध और कबीर के साथ अपना गुरु मानते थे। कितना बड़ा सम्मान है ये। और ऐसा नहीं कि सम्मान उन्हें बाद में मिला, उनके जीते जी उनके काम को पहचान मिली। 1888 में मुंबई में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई और वहां उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा यानी महान आत्मा। फूले अपने वक्त से कितना आगे थे, इसका एक और उदाहरण देखिए। 1882 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने एक मांग रखी कि सभी के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री और ज़रूरी होनी चाहिए। और सोचिए, करीब 70 साल बाद यही विचार भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार बनकर एक फंडामेंटल राइट बना। तो फूले की लड़ाई एक ऐसे देश के लिए थी जो जाति से आज़ाद हो। आज एक सदी से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। हम उस सपने को पूरा करने के कितने पास पहुंचे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।